हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेकर आए हैं बोर्ड मेगा रिवीजन सीरीज, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अब तक नहीं देखे, हमने 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए और देख कर आइए। आज हम चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 2 पर डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 अब हम अपलोड कर चुके हैं, जाइए और देख कर आइए। और अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम 3 तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर बीबीटी, जिसे बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और थर्ड है हमारी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हम वैलेंस जो वर्नर थ्योरी है वो पढ़कर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सीएफटी। तो इसी के साथ चालू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका बेटा, वो पढ़ लेते हैं पहले। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन रिलीज इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या रिलीज करता है। सेंट्रल मेटल एटम विल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिसाइड करता है? लिगेंड डिसाइड करते हैं। तो जितने लिगेंड्स आ रहे हैं उनके लोन पेयर को लेने के लिए वो वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से दीज वैकेंट ऑर्बिटल अंडर गोज हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद एटम बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसके हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। इसी तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की, डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनका क्या नेचर होने वाला है उन पर डिपेंड करते हैं, उनके डाइपोल मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर हम मैग्नेटिक मूवमेंट और आइसोमेरिज्म की भी हेल्प से जो ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करते हैं। तो इसी तरह से कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर है जो हम देखने वाले हैं, जो कि आपको याद भी होगा, आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, वहां पर वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा वो होगा एसपी, और जो ज्योमेट्री होने वाली है वो होगी लीनियर ज्योमेट्री। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 जब भी होगा, sp2 हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलने वाला है और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी होगा, जो हमारी ज्योमेट हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3 या dsp2। दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अगर sp3 होता है तो उस केस में ज्योमेट्री हमारी हो जाती है टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 होता है तो उस केस में जो ज्योमेट्री है वो हो जाती है हमारी स्क्वायर प्लेनर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। क्या बोला है? जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आवाज और ऑडियो और वीडियो सब दिख रहा है, सब आ रहा है आपके बराबर? सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं है तो चालू करो, आगे बढ़ो।
चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी होगा, दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं, sp3 एंड dsp2। sp3 जब भी होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है, और dsp2 जब भी होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होने वाली है। क्लियर है। इसी तरह से बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, यहाँ भी दो तरह की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलने वाली है। याद रख लेंगे बस sp3d एंड dsp3। जब भी sp3d होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल जो शेप होगा वो होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। और वहीं dsp3 होगा तो हमें यहाँ भी दो तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू डी ऑर्बिटल है। अगर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है तो टीबीपी देखने को मिलेगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और अगर अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है तो हमें देखने को मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दो तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी आपको याद तो होने चाहिए, लेकिन ये तो भाई साहब अच्छी तरह ही याद होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो sp और dsp2 देखने को मिलेंगे, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो यहाँ पर भी दो हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं, sp3d2 और d2sp3। और दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल, या बोल सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए कोई मेटल आयन है, कुछ इस तरह से देखिए ये स्क्वायर बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये प्लेनर पे स्क्वायर है, और ये ऊपर वाला जो है ये पिरामिड शेप बना रहा है। देखिए ये पिरामिडल शेप बना रहा है, और ऐसा ही नीचे वाला भी बना रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय, ऊपर और नीचे का दो मिला दो हो गए, स्क्वायर बाय पिरामिडल। या फिर सीधा सीधा बोल दीजिए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जो फेस होते हैं वो 8 फेस देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसी तरह से साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए जब बात कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होती है वो किस सीरीज की होती है, या तो 3D या 4D या फिर 5D। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 3D का, कम से कम 3D का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना ही चाहिए। कम से कम 3D का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना ही चाहिए, जो आपको सामने दिख रहा होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम है बेटा। ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सभी के जिनका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। टोटल 10 एलिमेंट होते हैं जो कि 3D सीरीज के हैं। 3D सीरीज जो कि 3D सीरीज के हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो देखिए आर्गन सब में सेम है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जो आर्गन आता है वहां तक सेम है। अगर उसके आगे बात करें तो हमें 4s2 एंड 3D देखने को मिलता है। और मेनली हमें यही याद रखना है, मेनली हमें यही याद रखना है जिसमें 4s में एक ऑर्बिटल होता है। तो 3D में अगर बात करी जाए तो 5 ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4, तो 5 ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहीं पे अगर बात करी जाए 4s की तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे होंगे कुछ, ये नंबर किसको डिनोट करते हैं बेटा, ये ऊपर वाले ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं कि 4s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मानिए मैं इसका बनाता हूँ, इसका बनाते हैं, इसका हम बना के बताने वाले हैं। तो देखिए 4s 1 1 है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर दो होते हैं तो एक और भर देते हैं, तो 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन। वहीं 3d5 है, 3d5 में 1 2 3 4 5। हमें लगता है जब आप 12th में आ चुके हैं तो आपको भरना तो आता ही होगा, ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया है 3D के अंदर 5 या डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, जो कि 3D के ऑर्बिटल हो गए। इसी को समझाते हुए हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा।
एक क्वेश्चन है जिसकी हर एक डिटेल हम आपको समझाने वाले हैं, बाकी क्वेश्चंस और भी है जो आपको करना है। तो यहाँ पर लेते हैं निकल Cl4-2। अगर सबसे पहले देखें तो जो Cl माइनस है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी होती है 1, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा 4। तो डिटेल है जो लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 4। निकिल के लिए कुछ बात कर लेते हैं। निकिल जो होता है कौन से नंबर का एलिमेंट है बेटा, जल्दी बताइए, ऊपर लिखा हुआ था, जल्दी बताइए। ये होगा हमारा 28 नंबर का एलिमेंट, 28 नंबर का एलिमेंट है, यहाँ पर 28 नंबर का एलिमेंट होने वाला है। अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करी जाए तो ये होगा, निकालना बताया था, जिसका निकालना उसको एक्स मान लीजिए। क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1, और कितने क्लोरीन है 4, तो 4 -1, तो टोटल चार्ज लिख दीजिए बराबर में -2। तो यहाँ से एक्स हो गया हमारा प्लस का 2, बराबर तो लगाओ, x इक्वल टू +2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिली है वो +2 है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा। निकिल का होता है आर्गन, अरे अभी लिखवाया था ऊपर 3d8, यही होता है। अब हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम से रिलीज करवाना है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास +2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिलीज करवा देंगे। तो ये हो जाएगा आर्गन। देखिए जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या वहां से ही जाते हैं क्या, तो यहाँ से चले जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, इसकी वैल्यू नहीं बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। 0 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस वजह से ये 3d8 हो गया। हो गया बेटा। अब यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं। डी के पास कितने ऑर्बिटल है, अरे डी के पास कितने ऑर्बिटल है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनने हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, जो कि होता है 3d। देखिए क्या इसके आगे 4s भी है क्या, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ये 4s है। इसके आगे 4p भी है क्या, बिल्कुल है सर, ये रहा 4p भी है, ये लो 4p भी आ गया। क्या इसके आगे 4d भी है क्या, हाँ बिल्कुल है बेटा, ये रहा 4d भी है। ठीक है, वहां जरूरत नहीं है जाने की, अभी यहाँ तक की बात करते हैं, तो अब बात समझिए आप। अब कौन आने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। जब भी क्लोरीन आएगा क्या करेगा, लोन पेयर देगा, और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो उसको क्या प्रोवाइड कराएगा, वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। जब भी लिगेंड आएंगे तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो उन्हें वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी तक अगर हम देखें यहाँ पे, तो 3D में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, किसी तरह का कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो जब क्लोरीन आएंगे, कितने 4, देखिए लिखा हुआ है 4 क्लोरीन। जब क्लोरीन आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, वेकेंट ऑर्बिटल पे, और अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना लेंगे। 4 है तो ये 4 डोनेट कर दिए हैं। अब अगर देखें तो बॉन्डिंग, अब अगर देखें तो बॉन्डिंग जो हो रही है, देखिए अब मेन डाटा स्टार्ट हो रहा है। बॉन्डिंग जो हो रही है वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है, एक तो हो रहा है एस यूज में, और 3 हो रहे हैं पी यूज में। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा क्या, अरे जरा बताओ, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तब हमें ज्योमेट्री क्या देखने को मिलेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलने वाली बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करी जाए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं बताइए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पेरा या डाया मैग्नेटिक, तो ये हो जाएगा पेरा मैग्नेटिक।
ये होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा और मुझसे अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेंगे तो होगा म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन, n+2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 जो कि होता है 8। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अरे क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो इसी के साथ अब एक को नई चीज देख लेते हैं। एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों को समझते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जहां पर हमारा डी वाले जो ऑर्बिटल है वो यूज में नहीं हुए हों। अगर डी वाले ऑर्बिटल यूज में नहीं हुए हैं तो उसके बाद वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे तो उन्हें बोला जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वहीं अगर डी वाले जो है 3D वाले भी, या जो n-1 डी बोल लीजिए, उसके भी अगर ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डिफरेंशिएशन समझ गए हैं, डिफरेंशिएट करना सीख गए हैं। जो ऑर्बिटल पर हम काम कर रहे हैं अगर उसके बाद वाले ऑर्बिटल आ रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर उसके भी ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो क्या ये n-1 सब शेल है क्या? n-1 शेल है क्या? सॉरी, n-1 शेल और ये हमारा n शेल है क्या? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर nth शेल यूज में आ रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर n-1 शेल यूज में आ रहे हैं तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसकी डेफिनेशन है ये बेटा, n शेल यूज में आए तो आउटर है और n-1 शेल यूज में आए तो वो इनर है। यहाँ तक ठीक है। तो आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, देखिए सेकंड क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया गया है जो कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे बताइए लिगेंड क्या होने वाला है? Cn। अब यहाँ पर Cn जो लिगेंड है ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 1 है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 होने वाला है क्या? तो ये भी बता दीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सेंट्रल मेटल एटम की। देखिए निकाल के देख लेते हैं। Fe का निकालना है तो उसको मान लीजिए x, Cn पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ 6 Cn है तो 6 - 1 इक्वल टू -4। तो यहाँ से ये हो गया +2। तो ये हो जाएगा हमारा +2। तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिली है वो हो गई +2। सभी डाटा एक जगह लिख रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। अब बात करते हैं बेटा Fe की। Fe जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जल्दी से। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, ऊपर लिख कर आए हैं। जब 26 होगा तो ये होने वाला आर्गन 4s2 3d6, यही होगा। तो वही मैंने बात करी Fe+2 बेटा, Fe+2 हमारा काम का, तो ये लिखिए आर्गन आर्गन 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 3d6। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम करवाने वाले हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए देखिए क्या 3D ऑर्बिटल बना लें, क्या 3D ऑर्बिटल बना लें। ये बना लिया। 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 3D ऑर्बिटल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, भर दिए हैं। जब ये भर दिए हैं तो आगे कौन आता है? आगे आता है 4s एंड 4p एंड 4d। जरूरत के हिसाब से हम काम में ले लेते हैं। ये तो होगा ही नहीं। 4s तो पूरा सिंगल ऑर्बिटल होता है, एस वाला तो और पी के पास हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, और डी के पास अगर यहाँ देखें तो 5 ऑर्बिटल है। लिख देते हैं बस, आप बना लेना 5 ऑर्बिटल है। तो वहीं पे अब अगर लिगेंड्स के रूप में कौन आ रहा है? Cn आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? Cn आ रहा है। और Cn के लिए एक फेमस चीज है
ये जब भी आता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है आपने बताया नहीं, अभी बताने वाले हैं। अभी मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं वो क्या करते हैं वो देखने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए जब भी Cn आएगा तो वो बोलेगा भाई तुम उठ के यहाँ चले जाओ, तो तुम उठ के यहाँ चले जाओ, अरे पेयरिंग कर लो, पेयरिंग कर लो भाई। तो ये लो पेयरिंग कर ली भाई साहब। ये पेयरिंग हो चुकी है। इसने करवाई जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था उसने करवाई है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो की पेयरिंग हो जाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद अब देखिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं क्या? आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं, किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? लिगेंड्स के लिए हैं। लिगेंड आएंगे और अपना लोन पे डोनेट कर देंगे। लिगेंड्स आएंगे और लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। तो बना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 CN कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाले हैं, बन गए। तो यहाँ पर अब देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज में हो रहे हैं। क्या दो ऑर्बिटल, ये 3D है, दो ऑर्बिटल डी के हैं क्या? तो मैं ये लिख सकता हूँ D2, या ए से एस का ऑर्बिटल है। तीन जो है वो पी के ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या D2sp3। तो अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, देखिए अब इनमें जो भी बारीकी है वो समझने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, D2sp3 होने वाला है क्या? अगर वहीं अगर बात करी जाए आपसे ज्योमेट्री बताओ, हमने बात करी थी जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है। ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है। वहीं अगर बात करी जाए आपसे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो हमने बताया था कि जब n-1 शेल के ऑर्बिटल्स यूज में होने लग जाए तो उन्हें हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, और जब एन शेल के ऑर्बिटल यूज हो रहे हो तो उन्हें बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए n-1 क्या 3D है क्या? तो उसके भी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं क्या? अरे हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा इनर आईओसी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए इसके मैग्नेटिक मोमेंट की, तो यहाँ पर क्या आपको किसी भी तरह के अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? नहीं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये होने वाले हैं हमारे पास 2, नहीं जीरो, सॉरी जीरो है। एक भी नहीं है बेटा, एक भी नहीं है, जीरो है, तो ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक। जब भी जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक। और वहां पर अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करा जाएगा तो वो होगा जीरो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है इको टर्म्स होती है लो स्पिन एंड हाई स्पिन। यहाँ जगह दिख रही है क्या? ये रही ना, इतनी जगह है भाई। लो स्पिन एंड हाई स्पिन, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो हाई स्पिन होता है। जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो लो स्पिन होता है। वो लो स्पिन होता है, लेकिन जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं वो न तो लो स्पिन होता है और न ही जो हमारा हाई स्पिन है वो होता है, या बराबर होते हैं। ये जो कंपैरिजन चल रहा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में चल रहा है। भाई हमारा मान लो D6 है, D6 कोई ऑर्बिटल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। जब WFL आएंगे मतलब वीक फील्ड लिगेंड जब आएंगे तो पेयरिंग नहीं होंगी, तो वहां पर हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं।
तो वो केस हो जाता है हाई स्पिन का। लेकिन वहीं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो पेयरिंग करवा देते हैं और हमें वहां पर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है अनपेड, तो वो होता है लो स्पिन। कंपैरिजन सेम ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के कारण जो चेंज हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन में देखने को मिल रहा है उस पर बात हो रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है जो बात कर लेते हैं। बता दी है बता दी है, बस कन्वे करने वाले हैं। दो तरह के जो लिगेंड्स है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सेकंड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का कुछ आपको सीक्वेंस दिख रहा होगा, ये इसका प्रायोरिटी लेवल है, ये आई है। I माइनस बी आर माइनस एस सी एन माइनस सी एल माइनस एस माइनस टू एनओ थ्री माइनस एफ माइनस ओ एच माइनस सी टू ओ फोर माइनस टू सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस और एच टू। ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है वीक फील्ड लिगेंड का। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करी जाए तो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये हमारा प्रायोरिटी लेवल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अब सर ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते क्या है, मतलब किस बेसिस पे आपने बोला है? जब भी देखो वीक फील्ड लिगेंड आएंगे, नो पेयरिंग, किसी तरह का हमें पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। भाई इन आप आए हैं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, वीक फील्ड लिगेंड का कहना ये है। वीक फील्ड लिगेंड जब भी आएंगे, जहां इनको जगह मिलेगी वहां बैठ जाएंगे, किसी तरह की पेयरिंग नहीं होने वाली है। लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, ये पेयरिंग करवा देते हैं, ये पेयरिंग करवा देते हैं, ये बेटा पेयरिंग करवा देते हैं, सबको दो दो बिठा देते हैं और फिर जो जगह बचती है वहां खुद बैठ जाते हैं। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो देखिए नोट भी पढ़ लीजिए एक बार। क्या नोट में यही लिखा है क्या? पढ़ लें एक बार। नोट में यही लिखा है, जब भी डब्ल्यू एफ एल आएंगे, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। थर्ड डेफिनेशन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे बता दिया क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं क्या क्या होता है, एक बार बता दीजिए। अरे जहां पर n-1 शेल यूज हो रहे हो, n- शेल, बट थोड़ा सा कब लेक कर रहा है यूज्ड। और वहीं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जहां पर nth शेल यूज हो रहे हो, शेल यूज हो रहा हो, या लो स्पिन हाई स्पिन बता गए हैं। जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां, सॉरी, जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेस, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेस, और जहां पर मोर ज्यादा होंगे वहां पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी जाए तो दो तरह के बात हम बोलते हैं। जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं वो तो हमारा हो जाता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और जहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होते हैं, नॉट जीरो, वो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, होता है बेटा हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करा जाए तो म्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट एन, n+2, n+2। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है हमारा म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, जहां पे n जो होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, यहाँ तक तो क्लियर है सब। किसी तरह का डाउट हो तो बता दीजिए एक बार। ये बीबीटी हमारा कंप्लीट, बीबीटी कंप्लीट हो चुका है। जितना भी पढ़ा है आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, जहां पर हमने आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, इनर ऑर्बिटर कॉम्प्लेक्स पूछे हैं, हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पूछा है, और डाया पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है। तो ये चारों पांचों टर्म्स आपको जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसमें बतानी है। क्वेश्चन खुद से करना है, कमेंट में हमें जरूर बताना है आपका आंसर आया नहीं आया, और आया तो क्या आया।
ठीक है, तो देख लीजिए एक बार पॉज करके, क्वेश्चन लिख लीजिए। टोटल 10 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी। देखिए बीबीटी पर हम अभी तक बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि वहां पर किसी भी तरह की स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात नहीं करी गई है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये हमें एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, तो ये हमारा ड्रॉबैक रहा है। वहीं क्या हमने किसी भी तरह के कंपाउंड के कलर की बात बोली है? नहीं बोली है, तो कलर भी हमें फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तो ये भी हमारे बीबीटी का ड्रॉबैक रहा है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस। हमने जब डी ऑर्बिटल में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस की वजह से क्यों हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो वो भी हम किसी तरह की बात को नहीं बता पाए हैं। वही बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हमने बता तो दिया आपको, लेकिन क्या क्राइटेरिया था कि ये दोनों अलग अलग लिगेंड है, किस वजह से ये अलग अलग हैं। साथ में कुछ हमें यहाँ पर एक्सेप्शन बोल दीजिए या कुछ कारण से ये फेल हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जो वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर हमें जो लिगेंड्स है वो फेल होते हुए दिखते हैं। तो ये भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन, सही एक्सप्लेनेशन है, क्लासिफिकेशन नहीं हो हुआ है, इस वजह से ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी ये भी रहा है। और वहीं बात करी जाए एक्सप्लेनेशन ऑफ पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, भाई पेयरिंग हो रही है, ठीक है, बढ़िया हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं, पेयरिंग हो रही, लेकिन क्यों हो रही है, हो क्यों रही है, ये भी हम यहाँ पर बता नहीं पाए हैं। तो ये सभी के सभी हमारे ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी रहे हैं। इसी के कारण एक नई नई थ्योरी आएगी जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बात करते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ किसी का कमेंट तो नहीं है ना। हाँ बेटा समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनली कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ड्रॉबैक बीबीटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। सब सही चल रहा है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। चलिए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर हम बात करें, इसको ले लेते हैं हम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम सीएफटी भी बोलते हैं, शॉर्ट में सीएफटी। सीएफटी क्या बोलता है? सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड ए कैटायन एंड लिगेंड आर कंसिडर्ड हिज पॉइंट चार्ज और डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि उस पर हमेशा क्या चार्ज देखने को मिलेगा। आपने अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वहां पर सेंट्रल मेटल एटम पे हमेशा या तो जीरो चार्ज आया है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो जीरो आई है, या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिली है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन की तरह वर्क कर रहा है, और वही लिगेंड जो है हमने पॉइंट चार्ज, ये हम बोल सकते हैं पॉइंट डाइपोल कंसिडर करे हैं। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है तो लिगेंड से इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट, द डीजेनरेसी ऑफ n माइनस वन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज नॉट maintained during the formation of complex. This is called crystal field splitting. देखिए अब आगे बात करते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म से वो बताना चाहूंगा। जिस जब हम बात कर रहे थे डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल में जब हम बोलते हैं तो कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? फाइव। फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं। फाइव ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर अगर इनका नामकरण करा जाए तो ये होता है डी जेड स्क्वायर, ये होता है हमारा डी एक्स वाई,
ये डी वाई जेड, बेटा सबके नाम है। ये होता है हमारा डी एक्स जेड, तो ये होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर साइड में इनके डायग्राम दिख रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं फिर भी बता देता हूँ। जो डी होता है वो डबल डंबल बेल शेप बनाता है, डबल डंबल बेल शेप बनाता है कुछ इस तरह का, डबल डंबल बेल शेप बनाता है ये। तो अगर मैं बात करूँ डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई जो होते हैं कुछ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्स जो एक्सिस है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बात करें डी वाई जेड, बेटा इधर साइड में बने हुए हैं प्रॉपर। मैं आपको बस एक जल्दी से आपको बस बता के निकलने वाला हूँ। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में जाना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना, वहां पर दिया हुआ है। वाई जेड, डी वाई जेड का कुछ इस तरह का शेप हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें डी एक्स जेड, तो एक्स और जेड जो लिखा हुआ है उन दोनों एक्सिस के बीच में हमें लोब देखने को मिलने वाले हैं कुछ इस तरह से। क्लियर है? वहीं अगर बात करी जाए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक्स और वाई एक्सिस आ रहे हैं, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो इन पर हमें लोब देखने को मिलने वाले हैं, इन पर हमें लोब देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करी जाए अब डी जेड स्क्वायर की, जो डी जेड स्क्वायर होता है, ये मान लो जेड एक्सिस है और वाई आपकी तरफ है और एक्स ये प्लेन में है, ये एक्स हो गया, जेड हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरह का देखने को हमें मिलता है ये, और ये एक एक्स वाई जो प्लेन है उसमें रिंग फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सियल है और कौन से नॉन एक्सियल है? बताइए, बताइए। मैंने 1 2 3 4 5 नंबर दिया है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग बता दीजिए कि कौन से एक्सेल होंगे, कौन नॉन एक्सेल होगा। इंतजार रहेगा आपका। देखिए, बात करें इन ऑर्बिटल की, जो कि जो लोब है वो एक्सेल पे नहीं बन रहे हैं, उनके बीच में बन रहे हैं, तो ये होता है हमारे नॉन एक्सेल, एक्सियल। और ये एक्सिस पर बन रहे हैं, इस वजह से ये होंगे एक्सियल। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए कौन से ऑर्बिटल एक्सियल है, कौन से नॉन एक्सियल है। क्योंकि जो एक्सिस पे बन रहे हैं, जिनके लोब एक्सिस पे आ रहे हैं वो एक्सियल होंगे, जिनके लोब एक्सिस के बीच में आ रहे हैं वो नॉन एक्सियल होंगे। तो इसी के साथ हम समझते हैं सीएफटी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए डायग्राम था। इसी के साथ हम स्प्लिटिंग देखने वाले हैं। देखिए, ये कोई मेटल आयन है, ये कोई सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। अब यहाँ से स्पेस में से कहीं से लिगेंड्स आ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के अंदर कितने लिगेंड्स होते हैं? 6, या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो हमें भी 6 लेकर चल रहे हैं अभी। तो मान लो 6 लिगेंड आ रहे हैं, डेंसिटी 1 लेकर चल रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग 6 लिगेंड आ रहे हैं। एक मान लीजिए इस तरफ से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, कुछ इस तरह से लिगेंड्स जो है हमें आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा स्कोर सही बनाते हैं। इस तरह से हमें लिगेंड्स आते हुए दिख रहे हैं। अब जब लिगेंड्स आ क्यों रहे हैं, पहले तो ये बात करते हैं हम। जो लिगेंड्स हैं और जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, उसकी तरफ आ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस वजह से ये जो लिगेंड्स है वो मेटल की तरफ आ रहे हैं। अब मेटल की तरफ आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल है, मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ रही होगी। देखिए, अब बात करते हैं, ये रहा नीचे, यहाँ पर अभी ये नॉर्मल है,
जहां पर आपको स्पेस में से कहीं बहुत दूर स्पेस में से लिगेंड्स आ रहे हैं। जब लिगेंड्स आ रहे होंगे तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रही होगी और सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा कैसे? आप कहीं गली के कॉर्नर पर खड़े हो और 5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाले को देखा, पकड़ना उसको 2 जने को है बस, क्योंकि रात में चोरी हुई है। 2 लोगों के नाम है और 5 लोगों का ग्रुप खड़ा है, उसमें 2 लोग चोर हैं। अब पुलिस वालों को पता है कि वो 2 लोग कौन से हैं, लेकिन जब आप पांचों लोगों की तरफ पुलिस भागती हुई आ रही होगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रही है। तो पांचों के पांचों ही क्या करेंगे? भागने लगेंगे। तो पांचों की एनर्जी, यहाँ पर पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई है? बढ़ गई है। पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है। अब जैसे जैसे पुलिस वाले और पास में आएंगे, भाई पहले आदमी को उन्होंने छोड़ दिया, नहीं पकड़ा। नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? ये नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो चोर नहीं था। तो जैसे ही उसको पता चला, अरे मुझे नहीं पकड़ रहे हैं, तो क्या वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा? क्या वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा? लेकिन बाकी लोगों की तो और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वहीं यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे और पास में लिगेंड आ रहे हैं, और लिगेंड जब आए तो पता चला, अरे ये तो एक्सियल पोजीशन पर आ रहे हैं। अरे ये तो एक्सियल पोजीशन पर आ रहे हैं। और एक्सियल पोजीशन पर आ रहे हैं तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बाकी जो नॉन एक्सियल होंगे वो कूल डाउन हो जाएंगे। यही तो बात चल रही है कि जब दूर से लिगेंड्स आ रहे थे तो क्या हो रहा था? एनर्जी बढ़ रही थी। अब एनर्जी भी क्यों बढ़ रही थी? ये भी बात है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में रिपल्शन स्टार्ट होगा, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो दोनों बातें ठीक है। मेटल की तरफ लिगेंड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस वजह से लिगेंड्स मेटल की तरफ आ रहे हैं। सेकंड, एनर्जी क्यों बढ़ रही है सर? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ रही है। दोनों बातें क्लियर है। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है, 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जब पास में आए तो पता चला कि ये तो एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं, और एक्सियल वाले तो 2 ही ऑर्बिटल होते हैं। एक्सियल वाले तो 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और बाकी जो ऑर्बिटल्स है वो कूल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों बातें क्लियर हैं आपको? ये होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये तीन ऑर्बिट, ये क्या होंगे? नॉन एक्शियल होंगे, और नॉन एक्शियल जो होंगे कूल डाउन हो जाएंगे, जबकि एक्शियल पोजीशन पे लिगेंड्स आ रहे हैं, इसलिए एक्शियल पोजीशन पे लिगेंड आने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए ऊपर डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। जो लिगेंड्स आ रहे थे, ये लिगेंड्स आ रहे हैं, ये एक्स, ये तो एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये जेड है, ये वाई है। वहाँ थोड़ा सा डायग्राम में अच्छी तरह दिख नहीं रहा है। ये जेड है। लिगेंड जो है एक्शियल पर आ रहे हैं, इस वजह से ऊपर वाले देखिए, एक्शियल वाले जो ऑर्बिटल्स है या लोब है, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो इनके पास में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर नॉन एक्शियल वाले की, तो देखिए ये बीच में है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन के बीच में है। बीच में होने की वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाती है कंपेयर टू अदर अदर एक्शियल ऑर्बिटल। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बात करते हैं, चलिए। यहाँ तक ठीक है, तो आगे बात करें तो अब हम दो केस पे बात करने वाले हैं बेटा। अब हम दो केस पे बात करने वाले हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में कि पेयरिंग हो जा रही है, और जब वीक फील्ड आ रहे हैं तो पेयरिंग नहीं हो रही है। इसका रीजन अब हम देने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट केस की। देखिए, मोस्टली हम दोनों एक साथ ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को समझते हैं।
देखिए बात करते हैं फर्स्ट केस, यहाँ ले लेते हैं हम बी, जो हमारा सेकंड केस है, जहां पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल की वो ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी के, और ये है हमारा एनर्जी लेस देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले जो कुछ टर्म्स रह गई थी वो समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी का गैप होता है, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी का गैप होता है इसको बोलते हैं डेल ओ, इसको बोलते हैं डेल हो, जिसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। वो जो आ रहा है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आ रहा है, और ये डेल है जो हमें बताता है कि ये क्या है, सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर जो ईजी दिख रहे हैं, ईजी मतलब होता है ये दोनों ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल का नाम दिया है ईजी, और वहीं इन तीनों ऑर्बिटल को नाम दिया है टी टू जी। अरे ओजी, ये है ईजी, और सुनो जी, टी टू जी ईजी ओजी, तो टी टू जी और ये होता है हमारा ईजी। याद रखने का तरीका, देखो नीचे तीन ऑर्बिटल दिख रहे हैं, वो तीन ही, दो तो टी हो गया और एक जी हो गया, तीन ही वर्ड है, तीन ही वर्ड है, तो ये होगा टी टू जी। और ऊपर देखिए दो ही वर्ड है, ई एंड जी, तो ये दो ऑर्बिटल के लिए यूज हो रहा है ईजी। याद रखने का तरीका। अब यहाँ पर जो स्टेट टू थी उसकी एनर्जी को बेस मानकर ऊपर वाली एनर्जी जो होती है वो 0.6 डेलो आती है, और ये जो नीचे वाली एनर्जी होती है वो स्प्लिट एनर्जी की 0.4 होती है। यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखना है, जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी उससे हमेशा एनर्जी बढ़ी हुई ही मिलेगी आपको। ये जो टी2जी ऑर्बिटल्स थे ये कूल डाउन जरूर हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं हुए हैं कि उनकी एनर्जी नॉर्मल ऑर्बिटल के बराबर आ चुकी है, नहीं, उसकी एनर्जी फिर भी उनसे ज्यादा होगी। अब यहाँ तक क्लियर है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जहाँ पर डेलो ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, देखिए वो ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन है, जहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर कम है, और स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है हमारी क्या यही होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हमारी यही होती है क्या, तो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कम है, बोला है भाई, एनर्जी कम है, बोला है। इसको थोड़ा वो नीचे ले लेते हैं, पर ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से यहाँ पे डेलो एनर्जी ज्यादा है लिखा हुआ है, और यहाँ पे डेलो एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से लिखा हुआ। पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयरिंग करवाने वाली जो एनर्जी देनी होती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में जब बैठेंगे तो दोनों में नेगेटिव चार्ज है भाई, आराम से क्यों बैठेंगे, इनको जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा, उसके लिए भी एनर्जी देनी होती है, इसलिए उसको बोला था पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ बात को समझते हैं, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई हमारा 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, और यहाँ पे वो स्टेट टू जो हमने बनाया था उसके ऑर्बिटल से 1 2 5 यहाँ से निकल के ऊपर जो एनर्जी है बन चुकी है। समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले हैं इसमें अपन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो क्या होता है। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे, मान लीजिए D1 वाला आया, सबसे पहले D1 वाला आया तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है तो हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही भरा जाता है, तो ये भर दिया। अब मान लेते हैं D2 वाला आया, D2 वाला आया तो ये D2 वाला आएगा तो यहाँ पे भरा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। भाई सारे केस ले रहे हैं हम, D1 वाला ले लिया, D2 भरना सीख रहे हैं, D3 वाले आएंगे तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाएंगे,
फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब आया D4 वाला। D4 वाला जब भी आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो ये भर दिया हमने 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ भरा जाएगा या यहाँ भरा जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे डेलो एनर्जी ज्यादा है, डेलो एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। हमेशा वही काम होते हैं जिसमें एनर्जी कम लगे, जिसमें एनर्जी कम लगे, एफर्ट्स कम लगे, पैसा कम लगे। हमेशा वही काम होते हैं दुनिया में जो जिसमें एनर्जी कम लगे, एफर्ट्स कम लगे और पैसा कम लगे। तो देखिए जिसमें एनर्जी कम लग रही होगी पहले वो काम होगा। यहाँ पर अगर एनर्जी में देखें तो पेरिन एनर्जी जो है वो कम देनी पड़ेगी हमें। बट अगर मुझे ऊपर ले जाना है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरना है, मान रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे भरना है तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी होगी पेयरिंग एनर्जी से। मैं क्यों ज्यादा दूंगा भैया, क्यों ज्यादा दूंगा, वो काम करूंगा जिसमें एनर्जी कम देनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करवा दूंगा, पेयरिंग करवा दूंगा। ये पेयरिंग करवा दी। इसी तरह से 5 आया, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो अगेन वही क्या करवाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा या पेयरिंग करवाऊंगा भैया, कम एनर्जी लगने वाली है तो ये पेयरिंग करवा दी। अभी तक 5 तक बात करते हैं, इधर भी D5 तक बात करते हैं। तो जब भी 3 तक तो देखो सेम है, 1 2 3, 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे दिक्कत नहीं है भाई, डायरेक्ट भर रहा हूँ। 3 तक दोनों में सेम है। लेकिन जब हमारा केस आ जाएगा D4 वाला, अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप भी बताइए, मुझे तो नहीं पता कौन सा काम करेंगे, जिसमें एनर्जी ज्यादा लगे या जिसमें एनर्जी कम लगे। जिसमें एनर्जी कम लगे सर, देखिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लग रही है और जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो कम है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एनर्जी जो डायग्राम है उसमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। और एनर्जी कम है तो मैं इजिली पेयरिंग कराने से अच्छा है मैं इजिली ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में चला जाऊंगा। तो मैं जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है कहाँ बनने वाला हूँ, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में भरने वाला हूँ। क्या समझ में आया? इसी तरह से अगर मुझे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से D5 को भरा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है भैया, यहाँ पे D6। तो 6 कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसी तरह से अब मैं जल्दी भर रहा हूँ D7। अब 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो बेटा यहाँ तो फुल हो गए, पेयरिंग तो हो नहीं रही है। तो अब तो हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी बची है या फिर चांस बचा है कि अब हम क्या करें, ऊपर चले जाएं। तो ऊपर चले गए, ये लो अगेन वही बात। 8 आएगा तो यहाँ भरा जाएगा, 9 आएगा तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी और ये 10 खत्म। अरे खत्म। 7 8 9 10 क्लियर है। इसी तरह से अगर बात करें तो ये होगा 5 6 7 8 9 10। अब हम भर के देख लेते हैं। अगेन जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो अब क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्योंकि अब भाई ऊपर तो और भराई में नहीं आ सकते ना, जितने भर सकते थे भर लिए। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे तो ये 1, तो यहाँ 5 हो गया, ये 6 7 8। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर 8 बनने हैं तो यहाँ तक भराई में आएगा, 9 बनने हैं तो यहाँ आ जाएगा, 10 बनने हैं तो यहाँ आ जाएगा। खत्म कहानी। इस वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हमने आपको बता दिए हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब जब हम बात कर रहे थे दो तरह के केस पर देख रहे थे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर की, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 होता है तो उस केस में हमें दो तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले हम लेने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो नॉन एक्शियल आ रहे हैं बेटा। अब बार बार तो बताएंगे नहीं इतना, अब हम सीधे बात करेंगे। जब ऑक्टेहेड्रल की बात कर रहे थे तो वहां एक्सेल पे लिगेंड्स आ रहे थे, तो जो एक्सेल वाले ऑर्बिटल की उनकी एनर्जी बढ़ गई थी। लेकिन जब हम बात करें टेट्राहेड्रल की तो यहाँ पर 4 ही लिगेंड्स आ रहे हैं। लेकिन वो 4 लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, नॉन एक्सेल पोजीशन पे आ रहे हैं। जिस वजह से जो नॉन एक्सेल ऑर्बिटल है
E2G वाले उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे कि DXY, DYZ एंड DZX। ये काफी मोटा पेन चल रहा है। हाँ, और वहीं जो एक्सल ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जो कि DZ² और DXY। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब काम आने वाला है, जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसमें काम आने वाला है। मैं ऑक्टाइडल समझा चुका हूँ, टेट्राइडल खत्म हो चुका है, तो यही है, बस यही है, खत्म हो चुका है। इसी तरह से बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। जब स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, लिगेंड्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड्स, जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं। लेकिन अरे दूर से आते हुए तो सब एनर्जी बढ़ाएंगे, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबकी एनर्जी बढ़ गई। फिर उसके बाद भी हमें पता चला जो आ रहे हैं लिगेंड्स वो एक्शियल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो एक्शियल वालों की एनर्जी बढ़ जाती है और नॉन एक्शियल वालों की और कम हो जाती है। फिर थोड़ा वो लिगेंड्स पास में आए तो पता चला, अरे ये तो एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन जो वाले ऑर्बिटल्स है DX² - Y², उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर आप देखेंगे तो नॉन एक्शियल भी हमें देखने को मिलता है, उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन DZ² जो है उस पे तो लिगेंड्स आ नहीं रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ से कोई लिगेंड नहीं आ रहे हैं, तो इसकी एनर्जी सबके साथ कंपेयर में कम हो जाती है। और बाकी वाले जो है, जो कि नॉन एक्शियल है और जेड ऑर्बिटल्स जिसमें जेड एक्सिस जिसमें प्रेजेंस है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है एनर्जी को लेके, तो वो और ज्यादा कूल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाता है हमारा, देखिए यहाँ पर तो देखने को मिलते हैं DXZ, ये होता है हमारा DYZ, इससे थोड़ा ऊपर हो जाता है एनर्जी में DZ²। सीक्वेंस याद रखना है बेटा, ये होता है हमारा DXY, और सबसे ऊपर 5 तो ऑर्बिटल होते हैं, अरे 6 नहीं होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं बेटा, सामने दिख रहा है, 5 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग को याद रखने वाले हैं। और हमें याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब टेट्राहेड्रल की बात होगी तो नीचे कौन आ रहा है, टेट्राहेड्रल में नीचे DZ² और DXY हमें देखने को मिल रहे हैं। DX² - Y² बेटा, X² - Y² देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऊपर की तरफ DXY DYZ और DZX देखने को मिल रहे हैं, जो कि नॉन एक्शियल होते हैं, नॉन एक्शियल देखने को मिल रहे हैं, और ये होते हैं हमारे एक्शियल। चलिए आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, इतनी देर हो गई, डायग्राम में उलझे हुए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये शायद फाइल कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। थर्ड कहाँ है भैया, ये रही। सब सही चल रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे, किसी तरह की कोई दिक्कत बेटा, आवाज वगैरह आ रही है, सब आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, नहीं है तो बढ़ो आगे। चलिए, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे बात करते हैं, जिसमें है CO F6 - 3। इसमें किस तरह से जो जितने भी टर्म्स है वो लिखी जाएगी, तो सीधा सीधा हम याद रखेंगे CO, CO जिसका एटॉमिक नंबर बताइए, जल्दी बताइए। अरे क्या होता है बताइए, अरे 27 होता है मेरे भाई, 27 होता है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगा आर्गन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना भाई, क्यों टाइम खराब करना है, इसका डायरेक्ट लिखेंगे। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और 3d में होते हैं हमारे 7। अब यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अरे बेटा बार बार नहीं बताएंगे, निकालनी आनी चाहिए, +3 होगी। जब ये +3 होगी तो ये CO
+3 में क्या होगा, 3d6 होने वाला है। अरे 3d6 होने वाला है, और 3d6 के केस में बना के देख लीजिए, बना के देख लीजिए, ये लो जी, क्या ये सही था? अरे ये सही था, भर के देख लो। ये होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, सीक्वेंस लिखाया हुआ है, याद होना चाहिए। ये होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर इन पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होने वाली है, तो इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कुछ इस तरह से भरे जाएंगे। और यहाँ पर अब 3D के बाद कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, 4s 4p और 4d। तो अब 6 लिगेंड कहाँ जाने वाले हैं, अरे इनके पास जाने वाले हैं। उनको वहां पर तो ऑर्बिटल्स खाली ही नहीं मिले हैं, तो कहाँ जाने वाले हैं, इनके पास जाने वाले हैं। तो ये F चला गया एक, ये 3F कहाँ चले गए, P के पास। और बाकी बचे हुए रिमेनिंग F कहाँ चले गए, D के पास। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको इसे, हाँ, दिख रहा है। चलिए, तो कहाँ चले गए, 4D के पास। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो एक तो हम यूज में ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक तो हम यूज में ले रहे हैं एस वाला ऑर्बिटल, दूसरा 3 pk तो sp3 और 2 dk, तो ये हो गया sp3d2। ये हो गया हमारा sp3d2। जहां पर अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, तो हमें देखने को मिलने वाली ऑक्टाहेड्रल। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से तो अब बात करी जाए तो डी वाला यूज में नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। वहीं अगर बात करी जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4। तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो चुका है, पैरामैग्नेटिक नेचर। और इसी के साथ अगर इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जाए तो ये होगा 4 × 6, जो कि हो जाएगा √24। अरे क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज और बता दीजिए, जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो उस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताया है, क्या होता है, अरे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। सारी डिटेल बता चुके हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईएन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और ये न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज आने वाला है, +3। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, 3। अरे नहीं, बाउल है, ये क्या है, इथाइलिन अमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। और इथाइलिन डाइअमाइन में डेंसिटी जो होती है वो 2 होती है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो जाता है। अब बात करी जाए सीआर की, तो एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी, अरे एटॉमिक नंबर बताओ, अरे 24, जो कि हो जाता है आर्गन 4s1, 4s1 एंड 3d5, 3d5। अब यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Cr+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा वो होगा आर्गन, एक इसमें से, दो इसमें से, तो 3d3। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो जब इसे हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में अरेंज करेंगे तो कैसे करने वाले हैं, देखिए। पहले मुझे बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या फिर पेयरिंग हो जाएगी, अरे पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखा हुआ है बेटा यार। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ये 1 2 3, तो ये d ऑर्बिटल है, ये हमारा 4s है, ये हमारा 4p है, तो इधर हमारा कहीं 4d आने वाला है, बना लेना। जब अब यहाँ पर क्या 3D के पास भी 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पर कौन आने वाले हैं, यहाँ पर कौन आने वाले हैं, लिगेंड्स आने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इस अकॉर्डिंग 6 वैकेंट ऑर्बिटल यूज में होने वाले हैं, 1 2 3 4 5। तो एक तो, दो तो यूज होंगे हमारे, दो तो यूज होने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
दो तो यूज होने वाले हैं हमारे डी के, तो D2sp3 होने वाला है। ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। अरे जरा बताओ तो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? सर इनर होगा, इनर आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? अरे लो स्पिन होगा या स्पिन होगा? नो, लो एंड हाई स्पिन। कुछ भी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब D3 आएगा तो D3 चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड में भी तीन ही जो इलेक्ट्रॉन है नीचे भरे जाएंगे, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वहां भी तीन इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे। तो तीनों में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो वहां पर हम बोल देते हैं नो लो स्पिन कंपाउंड, नो हाई स्पिन कंपाउंड। किसी भी तरह का स्पिन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बराबर हो गए। अगर ज्यादा होते हैं, D3 के अंदर अगर ज्यादा होते हैं, मान लो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, तो वहां पर अगर वो ज्यादा होते हैं वो हाई स्पिन होता, या फिर वीक फील्ड लिगेंड वाले ज्यादा होते हैं तो वो हाई स्पिन होता। लेकिन यहाँ दोनों के बराबर आ चुके हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। या पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है? अरे ये पैरामैग्नेटिक है, N=3 है, इस वजह से ये पैरा है। और पैरा होने की वजह से इसका म्यू अगर निकाला जाए मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये हो जाएगा √3 × 5, जो कि हो जाएगा √15। √15 हमें देखने को मिलने वाला है। क्या दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसी तरह से जो आपको बीबीटी में हमने क्वेश्चंस दिए थे, जो आपको बीबीटी में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, वो 10 क्वेश्चन के लिए ही, 10 क्वेश्चन के लिए ही क्वेश्चंस वही है। अब हम उनको किस में यूज में लेने वाले हैं? सीएफटी में कर लेंगे। अरे कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं, चलिए कर लेना। ये उसी तरह से बात हो गई तीनों केस के लिए, कि जब भी ये हमारा नॉर्मल जो 3D ऑर्बिटल है, 4D है या 5D ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स है जिनकी यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी है, ठीक है, ये स्टेट 2 है, लेकिन स्टेट 2। अब देखिए समझना बात को, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इस तरह की देखने को हमें मिली थी, जहां पर एक्सेल जो थे वो ऊपर चले जाते हैं, नॉन एक्सेल नीचे आ जाता है, तो ये हमारी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। वहीं अगर बात करें, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हो गई, उसके बाद पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो 4 लिगेंड आ रहे हैं, और वो प्लेन एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरह की स्क्वायर प्लेनर में इस तरह की हमें क्या देखने को मिली? स्प्लिटिंग देखने को मिली, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग है। याद रहेगा ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये सीक्वेंस याद रखना भी जरूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसमें कितने भरे जाएंगे और उसका सीक्वेंस क्या है, और सभी के नाम आपको देखने को मिल रहे होंगे, ऑर्बिटल नाम लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। उसी तरह से अगर बात करी जाए टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो लिगेंड्स है वो तो 4 ही होंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन लिगेंड जो आ रहे हों नॉन एक्शियल आ रहे होंगे। ये क्या होते हैं? नॉन एक्शियल। इस वजह से नॉन एक्शियल वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, नॉन एक्शियल, और ये होता है हमारे एक्शियल, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग है वो हमें टेट्राहेड्रल में देखने को मिलने वाली है। तो हमें चारों तरह की स्प्लिटिंग, जो तीनों तरह की स्प्लिटिंग है वो याद रहेगी। इसी के साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर क्या हमें एक ही तरह की ज्योमेट्री देखने को मिल रही थी? क्या कौन सी ज्योमेट्री थी बेटा? ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो यहाँ पर दो केस बन जाते हैं, यहाँ पर दो केस बन जाते हैं। या फिर इसको इस तरह ले लेते हैं, चलिए इस पे एक काम करते हैं, पूरे को एक साथ ले लेते हैं ताकि बार बार नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर D12 D12 D3 अगर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो उस केस में
उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारा वो क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हमें देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री टेक्टोहेड्रल होगी बिल्कुल, और वहां पर किसी भी तरह का नो हाई स्पिन और नो लो स्पिन हमें देखने को मिलने वाला है, किसी तरह का हाई स्पिन और नो लो स्पिन नहीं होगा। ये क्लियर है, नो हाई स्पिन HSE ये, और नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें अब देखिए D2sp3 देखने को मिल रहा है, तो पूरा n-1 शेल का ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन सर ये तो बताइए, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए होता है? बेटा ये दोनों के लिए है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों के लिए है। अरे क्यों है, इसलिए तो यहाँ बता रहे हैं, ऊपर देखिए। अब अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 भर दिए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या इलेक्ट्रॉन यहीं आने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहीं आने वाले हैं तो ये हमेशा ऊपर वाला खाली रहेगा, तो जो लिगेंड्स आएंगे वो कहाँ बैठेंगे, आकर दोनों ऑर्बिटल्स में बैठने वाले हैं। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या देखने को मिलेगा, D2sp3 देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर आ रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 देखने को हमें मिल रहे हैं। तो वो ना तो हाई स्पिन होगा ना ही लो स्पिन होगा, और अंदर वाले ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो क्लियर है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करें D8 टू D10, D8 टू D10 के केस में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 D2 कॉम्प्लेक्स होने वाला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर हमें न तो नो HSC, नो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और नो ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों ही नहीं देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह से आगे बढ़े तो अब है D4 टू D7। अब यहाँ पर लिगेंड्स वाइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते ही क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, और इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 हो जाता है, D2sp3 हो जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, साथ के साथ लो स्पिन कंपाउंड होता है, लो स्पिन कंपाउंड होता है। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, पेयरिंग नहीं करा पाते हैं, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी के लिए लेकिन ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ये सभी के सभी केस किसके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेरे भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो हमें दो तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलती है। फर्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो हमें देखने को मिलेगी sp3। अब इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि ये कब देखने को मिलेगी, जब 3D जो है, 3D सीरीज का एलिमेंट वीक फील्ड लिगेंड के साथ आ रहा होगा, तब हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलने वाली है। और जो ज्योमेट्री होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारा sp3 होगा, जो कि आपको पता है ये क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नहीं सॉरी, आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री हमें कहाँ देखने को मिलेगी, जब भी 3D स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ आएगा, या फिर 4D वाले किसी के साथ भी आ जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, या 5D वाले किसी के साथ भी आ जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उस केस में जो हमें ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन होगा डी एस पी
sp2, कभी-कभी sp3 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी यही याद रखेंगे dsp2, और ये हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ तक हम पूरा स्प्लिटिंग वाला जो पार्ट था हमारा वो कवर कर चुके हैं। अच्छी तरह से आपको सारी चीजें बता चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस हम बता चुके हैं। बाकी 10 क्वेश्चन जो आपको बीबीटी में लिखे हुए हैं वो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी अप्लाई करके देखने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हम देखने वाले हैं। तो बात करी जाए स्प्लिटिंग एनर्जी की, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है बेटा एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है ना? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ना? बेटा एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे। आवाज वगैरह आ रहा है ना? चेक कर लेते हैं। सब ठीक है। हेलो। 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 सब ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर बात करी जाए तो कुछ फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम स्प्लिटिंग एनर्जी को बताते हैं। जैसे कि जब भी ये होगा डेल ओ मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसे स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी ये यहाँ पर हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल जो कि होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना ज्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पर देखने को मिलेगा स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। इसी सीक्वेंस में याद रखना है, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगी। और हमें पता है 3D से ज्यादा जो जेड इफेक्टिव होता है 4D का और फिर 5D का। नेक्स्ट है हमारा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कम स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमें स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। कुछ ज्योमेट्री के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्वायर प्लेनर में जो है सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो स्क्वायर प्लेनर, देन उसके बाद ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो ये भी हम सीक्वेंस याद रखने वाले हैं। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन है वो बनाने हैं। देखिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर बात करी जाए तो रूल वाइज चलते हैं। फर्स्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज, सेकंड था जेड इफेक्टिव। सेंट्रल मेटल एटम चार्ज देखते हैं तो यहाँ पर ये चार्ज अगर देखेंगे तो ये आएगा +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आती है, निकाल लेना, निकाल के देख लेना, मुझे तो याद है डायरेक्ट। तो ये होगा +3। देखो जितना ज्यादा चार्ज, अरे क्या हुआ, चला क्यों नहीं? क्या हुआ भाई, चल क्यों नहीं रहा तू? ये होगा +3। जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर इसका ये सीक्वेंस होने वाला है। इसी तरह से नीचे देखिए उसकी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जब बात करी जाएगी तो यहाँ पर अब मुझे बताइए, फर्स्ट सभी पे चार्ज +3, अरे बराबर है, अरे बराबर है, +3 +3 +3, सभी पे चार्ज बराबर है। सेकंड 3D 4D 5D सीरीज, जेड इफेक्टिव देख लीजिए, सभी सेम एलिमेंट है, सेंट्रल मेटल एटम जो है वो सेम है, तो जेड इफेक्टिव का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर यहाँ बात करी जाए तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये ज्यादा आता है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी इसकी। और ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे जो H2 है उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से सीक्वेंस ये रहने वाला है। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, चलो ये आप करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप करने वाले हैं, सेम रूल लगाने हैं, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, सीएफटी की 3 एप्लीकेशन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को देखने वाले हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं।
वन बाय वन इनमें भी सीक्वेंस वाइज हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले चार्ज देखेंगे, देन हम जेड इफेक्टिव देखेंगे, फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे। बताता हुआ आ रहा हूँ भाई, ऊपर अभी बताए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखेंगे, देन हम चिलेशन देखेंगे। चिलेशन इज अ रिंग फॉर्मेशन, कितने रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। देन हम देखेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, 5 रूल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साइज, अगर साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जितना कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। भाई जितनी ज्यादा साइज कम, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इसी तरह से अगर देखें, जैसे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पर डिपेंड कर रही है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, वो भी ज्यादा देखने को हमें मिलने वाली है। सब सही है ना? हाँ ठीक है। इसी तरह से ये हो गया हमारा, क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट बेटा, ये भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस दिया जाता है, फिर चिलेशन पे इफेक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ए, यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज देखने पर पता चला ये भी +2 है, ये भी +2 है और ये भी +2 है। नेक्स्ट आते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम जेड इफेक्टिव, जो कि 3D फिर 4D फिर 5D का ज्यादा होता है। तो अगर देखें तो निकल है वो तो हमारा 3D एलिमेंट है, पीडी हमारा 4D एलिमेंट है और पीटी जो है हमारा वो 5D एलिमेंट होने वाला है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा। इसी तरह से अगर बात करी जाए सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर चार्ज सेम, भाई चार्ज सेम आ रहा है, +2 चार्ज, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। फर्स्ट रूल सेम हो गया। सेकंड वाला जेड इफेक्टिव एटम सेम है तो जेड इफेक्टिव भी सेम है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि 3 है। क्वांटिटी क्वांटिटी बेसिस पे बात हो रही है। अब क्वालिटी देखो सब में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर 2 है तो इस वजह से ये हो जाएगा, और ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से कंपैरिजन की वजह से ये लास्ट होने वाला है। और ये तो आपका लेफिक्स सही सही थर्ड वाला HW में चला जाएगा, थर्ड वाला HW में चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टू कैलकुलेट फील्ड स्टेबलाइज, टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं CFSE। ये हो जाएगा हमारा CF, ये हैंग हो रहा है थोड़ा बेटा, CFSE। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि NT2G मल्टीप्लाई -0.4 डेल ओ प्लस NEG मल्टीप्लाई 0.6 डेल ओ प्लस XP। अब यहाँ पर ये T2G है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, NEG मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल पता है ना आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। और यहाँ पर जो XP है ये पेयरिंग एनर्जी है, और नंबर ऑफ पेयर है, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए हैं, बाकी
2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले हमें इसको अगर बात करी जाए हाइब्रिडाइजेशन की या बात करी जाए इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसका +2। अब एटॉमिक नंबर भी बता दो जल्दी मुझे, एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताइए कमेंट करके एटॉमिक नंबर क्या होगा। अरे एटॉमिक नंबर 26 होगा। अब एटॉमिक नंबर जब 26 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 4s2 3d6। लेकिन ये Fe+2 एटम है, ये Fe+2 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 3d6। ये 3d6 रह जाएगा और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। अरे पेयरिंग होगी तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भराई में आ गए। ये हमारा T2G है, ये हमारा Eg है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे 6, और नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन होंगे 0। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं CFSE इक्वल टू, पहले आता है नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई माइनस 0.4 डेल ओ, 4 डेल ओ प्लस नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई 0.6 डेल ओ, और नंबर ऑफ पेयर कितना है बेटा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3p। सोल्व कर लेंगे। अरे इतना तो सोल्व कर लेंगे, जरूरत है क्या मेरी? चलो करवा देते हैं, बाद में बोल दो करवाया नहीं सर। -2.4 डेल ओ, पीछे वाला 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया पूरा, और ये हो गया 3p। ये हो गया हमारा 3p। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को फाइंड आउट इस तरह से किया जाता है। जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, और वैल्यू मैंने बता दी है कौन सी वैल्यू कहाँ डलने वाली है। तो इसी तरह से 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए हैं, करने हैं। एक बार पॉज कर लीजिएगा, मैं रोक देता हूँ, स्क्रीन पॉज करके आप आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं फोर्थ फाइबर, फोर्थ। देखिए अब तक हम 2 एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन होने वाली है हमारी कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी होने वाली है। देखिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो पढ़ी थी वो थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेकंड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, थर्ड है हमारी कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो जब भी इलेक्ट्रॉन D0 एंड D10 होंगे, D0 और D10 होंगे, वो क्या होंगे कलरलेस होंगे। और अब यहाँ पर किसी भी तरह का अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। D0 और D10 वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो सभी कलरलेस होने वाले हैं, और इनमें किसी भी तरह के अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए क्या होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। साथ में लिख रहा है यूजली, अभी बताएंगे अगर होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करी जाए D1 से D9,
D1 से D9 वाले जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। तो इसी के साथ मैंने कलर को दो ट्रांजिशन में बांटा हुआ है। फर्स्ट हमारा डी ट्रांजिशन और सेकंड होता है चार्ज ट्रांसफर। दो तरह से कलर जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, या तो उसमें डी ट्रांजिशन हो रहा होगा या फिर चार्ज ट्रांजिशन हो रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी होती है बेटा, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें फर्स्ट देखने वाले हैं डी ट्रांजिशन, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांजिशन होता है लोअर ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे देखिए T2 जो ऑर्बिटल है ये इजी ऑर्बिटल है। जब कॉम्प्लेक्स को लाइट में ले जाया जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो लोअर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, हाइयर ऑर्बिटल में चले जाते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करने लग जाते हैं। इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसे बोला जाता है डी ट्रांजिशन। उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो शो करने लग जाते हैं। और जो कलर शो करते हैं उनकी इंटेंसिटी जो हमें देखने को मिलती है वो लो लो इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर सेम ऑर्बिटल या बोल सकते हैं सेम कॉम्प्लेक्स, सॉरी, सेम सब शेल में ही ट्रांजिशन हो रहा है। 3D वाला है तो 3D डी वाले से डी में हो रहा है, 4D वाले में डी वाले से डी में हो रहा है, 5D वाले में 5D से ही 5D में हो रहा है। तो यहाँ पर सेम एलिमेंट के सेम जो सब शेल है उसमें हो रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं ट्रांजिशन विद इन द एलिमेंट में हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो लो देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। जबकि चार्ज ट्रांसफर की अगर बात करें तो जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो मेटल टू लिगेंड होता है या लिगेंड टू मेटल होता है या मेटल। तो जो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल, इसकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स जो है कलर शो करते हैं। अब ये जो होते हैं कंपाउंड, ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इसमें किसी भी तरह के अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो कलर हमें देखने को मिलता है वो हाई इंटेंसिटी वाले कलर होते हैं। और यहाँ पर क्या दो एलिमेंट के बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इस वजह से कलर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने लिख दिया टू एलिमेंट। जबकि यहाँ पर सेम शेल में हो रहा था, इस वजह से हम बोल रहे थे ट्रांजिशन विद इन द एलिमेंट। समझ गए। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये टी क्यों लिखा हुआ है भैया, अरे ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। जाइए, ऑक्सीडेशन जो होती है वो हाई देखने को मिलती है। इसका कुछ एग्जांपल है जो हम देखते हैं, CO, NH3 और SO4। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये एक तरह से, मुझे बताइए कौन सा डी में कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो ये जो होता है ये D9 एलिमेंट होता है। और D9 एलिमेंट जो होते हैं, D9 एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो करते हैं या नहीं करते हैं, अरे करते हैं। और किस वजह से करते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पैरामैग्नेटिक नेचर या अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। इस वजह से ये कलर जो है वो शो करते हैं और इसका कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है, या बोल सकते हैं डीप ब्लू या ब्लू, जो भी आप बोलना चाहे, डीप ब्लू कलर देखने को मिलता है। वहीं अगर इसकी बात करी जाए, चार्ज चेंज क्यों लिखा है, चार्ज है बेटा, वाह ऑपरेटर साहब, कुछ भी लिख रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर है बेटा। बहुत देर में नजर पड़ी, इतना पढ़ लिए तब जाके नजर पड़ रही है। ये हमारा चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर जो भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो चार्ज है उसके ट्रांसफर की वजह से कलर देखने को मिलता है। जैसे कि ये K2Cr O4, इसमें जो कलर देखने को मिलता है ये होता है हमारा येलो कलर। इसमें जो हमें कलर देखने को मिलता है ये होता है येलो कलर, जो कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और वही बात करें K2Cr2O7 जो कि डी एंड एफ ब्लॉक में आप पढ़ के आए हैं, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर होता है ऑरेंज, जो कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमें देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं और साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पहले आप करेंगे, देन उसके बाद ही जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उसे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम खराब नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो आइसोमेरिज्म की अगर बात करी जाए, आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स, देखिए वैसे तो इससे अच्छी तरह से डीपली जो है वो पूरा चैप्टर हमें देखने को मिलता है 11 क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
जिसके अंदर पूरा चैप्टर है आइसोमेरिज्म, जहां पर इसको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स है, जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हम जल्दी से इसे देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। वो कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है। और इस पूरे फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। उस पूरे पूरे फेनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और यहाँ पे दो तरह के आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है, उन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके अंदर हम फर्स्ट ले रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर की अगर बात करी जाए, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। अरे भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला सब में सेम रहने वाला है, लेकिन क्या डिफरेंट है? गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जब इसे मैं वाटर में डालूंगा तो ये डिफरेंट आयन देने वाले हैं, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वाटर में डालने पर ये क्या देगा? ये एक तो कॉम्प्लेक्स देगा और SO4 देगा, कॉम्प्लेक्स देगा और SO4 देगा। वहीं इसे डालूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स देगा और Cl देगा। क्या डिफरेंट आयन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग होने वाला है। जैसे कॉम्प्लेक्स में होने वाला है NH3 5SO4, और वहीं इस कॉम्प्लेक्स में होने वाला है CONH3 5Cl। तो दोनों जो जब मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डाला तो हमें आयंस जो है वो डिफरेंट देखने को मिले, आयंस हमें डिफरेंट देखने को मिले हैं। इस वजह से ये क्या होगा, इस वजह से ये क्या होंगे? आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हाइड्रेट आइसोमर। Hydrate isomer, this is type of isomerism due to presence of different number of water molecule inside the complex ion। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें हर बार वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हमें देखने को मिले, उन्हें बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमर। जैसे कि यहाँ पर अभी 6 वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब दूसरे में जाएंगे तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल रह गए और यहाँ पर 4 ही मॉलिक्यूल रह गए हैं। तो इस वजह से तीनों में जो वाटर मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स आयन में, वो डिफरेंट देखने को हमें मिले हैं। इस वजह से ये क्या होंगे? हाइड्रेटेड आइसोमर होंगे। इस वजह से ये क्या होंगे बेटा? हाइड्रेटेड आइसोमर होंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हम लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट बात करने वाले हम लिंकेज आइसोमर। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ाया था आपको, जहां पर डोनर एटम 2 है लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम दे रहा है। अरे डोनर एटम जो है वो 2 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम जो है वो लोन पे डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देखिए कि NO2 क्या है, यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अभी यहाँ पर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर जो लोन पेयर दे रहा है वो दे रहा है नाइट्रोजन, वो दे रहा है नाइट्रोजन। और यहाँ पर जो लोन पेयर दे रहा है वो दे रहा है ऑक्सीजन, वो दे रहा है बेटा ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल है सर। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो है वो अलग अलग एटम दे रहे हैं। इस वजह से भाई जो हमारा वो क्या बोलते हैं लिगेंड है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम दोनों दोनों जगह अलग अलग है। इस वजह से ये क्या होंगे? लिंकेज आइसोमर होंगे। अरे ये लिंकेज आइसोमर होंगे। इसी तरह से बात करें नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर की अगर बात करी जाए तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज exhibited when in complex compound both cation or a cation as well as anion is complex। And second point is this type of isomerism is caused by the interchange of ligand between the two complex ion of
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी जैसे जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड्स है वो आपस में क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले भाई, या तो एक चला जाए इधर और एक इधर आ जाए, इधर चला गया एक इधर आ गया, या दो उधर चले गए दो इधर आ गए, तीन इधर चले गए तीन इधर आ गए, या चार उधर चले गए चार इधर आ गए, लेकिन उसकी वजह से जो चार्ज है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अरे भाई दोनों बॉक्स पे अगर चार्ज खत्म हो गया तो क्या दोनों पास में रहेंगे? नहीं रहेंगे। चार्ज मेंटेन रहना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन रहना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा हो लिगेंड्स लिगेंड्स को इधर से उधर भेजने की करते रहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस कंपाउंड में पूरे का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन यहाँ से एक क्लोरीन उठ के कहाँ चला गया, इसमें चला गया, एक क्लोरीन इसमें चला गया और एक अमोनिया इधर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या लिगेंड्स का इंटरचेंज हुआ है? जब लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा तो उसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, उसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, उसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और इसी तरह से हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो खत्म हो चुका है, स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम स्टीरियो आइसोमर, जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है इन थ्री डी अरेंजमेंट वो डिफरेंट हो, थ्री डी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड होते हैं, 6 वाले कंपाउंड होते हैं, थोड़ा टेबल बना के बता देते हैं चलो, जब बात ही कर रहे हैं तो। ये हो गया हमारा जी आई, हमारा ओ आई। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों ही शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की। स्टूडियो में यहाँ पर थोड़ा वो पीछे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब उसमें भी दो केस बन जाते हैं, पहला तो होता है टेट्राहेड्रल, सेकंड होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। जब भी टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो वो जीआई शो नहीं करते हैं, ओनली क्या करते हैं, ओआई शो करते हैं। और स्क्वायर प्लेनर जो है वो जीआई शो करते हैं लेकिन ओआई शो नहीं करते हैं। याद रखना है, याद रखना है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें टेट्राहेड्रल वाले जीआई शो नहीं करते हैं, ओआई करते हैं। स्क्वायर प्लेनर वाले करते हैं, ओआई नहीं करते हैं। वहीं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करी जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करी जाए तो वो जीआई भी शो करते हैं, ओआई भी शो करते हैं, और उनकी ज्योमेट्री एक ही होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, याद रहेगा। इसी के साथ जीआई से स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप पढ़ लेंगे। देखिए, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, डिफरेंट फॉर्म आर ऑब्टेन्ड व्हिच नोन इज जीआई। जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो पोजीशंस होती है उनमें क्या होता है, इंटरचेंज होता है, इस वजह से जीआई शो होता है। यहाँ पर एक सिस बनता है और एक ट्रांस आइसोमर बनता है, दोनों बातें लिख रही है, ये सिस हो गया, ये ट्रांस वाला आइसोमर हो गया। ये बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, देखो आइसोमर डिफर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफर करती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है हमें मोस्ट कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले जो है ये शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एफ पॉइंट है वो बोल रहा है फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विद द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो नहीं शो करती है। और यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री है वो शो करती है। ठीक है, ठीक है, जो भी बातें थी हम बता चुके हैं, मतलब ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, मुझे पूरा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है या आइसोमेरिज्म वो है, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पर ओनली डाटा पे बात करेंगे, हम यहाँ पर डाटा पे बात करेंगे क्योंकि आइसोमेरिज्म एक बड़ा चैप्टर है, और ये कोई क्लास नहीं चल रही है, मतलब एक शेड्यूल क्लास नहीं चल रही है, शॉर्ट नोट्स नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम केवल सीधे डाटा पे बात करने वाले हैं। अगर आपको इसको कंप्लीट ब्रीफली देखना है तो आप यूट्यूब पर जाकर पी एकेडमी के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इस पे बात करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये सभी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होगा तो इसमें
इसमें आपको इस तरह से जीआई जो नंबर ऑफ टोटल जीआई वो दिखने वाले हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट और ये तो शो कर नहीं रहा, ये भी इसका बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये मेटल आयन है। अब यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, या तो ए है, एक ही प्लेन में कर दूं और बी को कुछ इस तरह कर दूं। एक कंडीशन ये बन जाएगी, या फिर मेटल हो गया, ये ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर ए, यहाँ बी, और ये बी। हाँ, ये सेकंड आइसोमर बन गया बेटा। इसके अलावा केस बनाओगे तो आइडेंटिकल हो जाते हैं, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये दोनों 180 डिग्री पर है, इस वजह से इसे बोला जाएगा ट्रांस। और यहाँ पर ये प्लेन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो 180 डिग्री पे है, तो इस वजह से ये हो गया ट्रांस। लेकिन वहीं एक प्लेन में है और एक नीचे है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। इस वजह से इसे बोला जाता है सिस। इसे बोला जाता है सिस। तो ये हो जाता है, ये आइसोमर हो गए सिस और ट्रांस। जैसे कि दो आइसोमर बन रहे थे, ये दोनों बना के बता दिए हैं आपको बेटा। ये देखो, इसके MA4B2 के दो आइसोमर बन रहे हैं, दोनों बना के बता दिए। बाकी के सभी आपको बना के देखने हैं। देखिए, आप बना के देखेंगे देखेंगे तभी यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस सभी के सभी आइसोमर जो है ज्योमेट्रिकल वाले, वो आपको बना के देखने हैं। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पर हम क्या बात करते हैं। यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है 3D में वो डिफरेंट देखने को मिलता है। 3D अरेंजमेंट डिफरेंट देखने को मिलता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कंपाउंड विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। वो कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन जैसे कि यार, दोनों को जब मैं मिरर बीच में लाऊंगा तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। वही ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन विच इज असिमेट्रिक इन नेचर। ये असिमेट्रिक इन नेचर शो करते हैं, नॉट डिविजल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। ठीक है, यहाँ तक। सी द कॉम्प्लेक्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट साइड इज लियो रोटेटरी। जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, अगर उससे वो कॉम्प्लेक्स लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है तो उसे बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड घुमाता है तो उसको बोलते हैं एल, जिसका मतलब होता है लियो रोटेटरी। और वहीं अगर उसे वो राइट साइड में घुमा रहा है, रोटेट करा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा, ये पूरा नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ, डी। हाँ, ये लिख रहा है डी। वो जो इफ कॉम्प्लेक्स रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट हैंड साइड, तो होता है देन इट डेस्टो रोटेटरी, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। जब भी राइट घूमेगा तो डी होगा, लेफ्ट घूमेगा तो एल होगा। और इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम चले जाते हैं 11th क्लास में आइसोमेरिज्म में, जहां पर इसको ब्रीफली पढ़ाया जाता है। और अगर आपको दोबारा पढ़ना है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप भी एकेडमिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं, या उसके एप्लीकेशन पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कॉम्प्लेक्स विच सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन डिफर इन द एक्शन टुवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को कोई लेफ्ट घुमा देता है तो कोई राइट घुमा देता है, और वही आपस में क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। अगर नहीं घुमा पा रहे हैं वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल पे रोटेट करवा दे, वो होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। जो नहीं करवाते वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्लियर है? और इसी तरह से जो डी और एल, ये दोनों कंपाउंड मिलके इनको बोला जाता है इनइंशियोमर। डी एंड एल आइसोमर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज इनइंशियोमर, उन्हें बोला जाता है इनइंशियोमर। तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, जो कि हमने 2 पार्ट लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में यूट्यूब पर अपलोड करा है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर 1, तो पहले जाइए लेक्चर 1 देखिए।
देन लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ के जाना है ताकि एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से लिख पाओ। कॉन्सेप्ट आना और एक्सप्लेनेशन लिखना दोनों अलग बातें हैं बेटा। तो आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है, वीडियो देखकर आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए एनसीईआरटी पढ़ के जाना है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।